अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो अब तक हमने HTML टेबल्स के ऊपर बात की है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं HTML फॉर्म्स के ऊपर। तो HTML के ऊपर देखें क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, तो इसमें जो है वो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। तो इनपुट लेने के लिए आपके पास कुछ इनपुट टाइप्स अवेलेबल हैं, इनपुट के टैग्स अवेलेबल हैं, तो वो आप यूज़ करते हैं। और उसके लिए देखें मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सिंपली एक HTML का पेज ऐड कर रहा हूँ नया, और इसका नाम मैंने रख दिया HTML फॉर्म्स, और ये मैंने ओके कर दिया। देखें बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक अदर टेबल, टेबल के अंदर मैंने बना दी एक अदर TR में मैंने जाके लिखा TD, इसमें मैंने लिखा प्लीज़ एंटर योर नेम, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा TD, और फिर यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो नई चीज़ हमें नज़र आ रही है वो क्या है, इनपुट का टैग, और इनपुट के टैग के अंदर उसका एक एट्रीब्यूट है टाइप, और टाइप में हमने क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट। ठीक है, टेबल की विड्थ हम कर देते हैं 100%, और फिर इसका देखते हैं आउटपुट। ये इसका आउटपुट है, ये पहली TD है, दूसरी TD है। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने से ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया जिसमें मैं कोई नाम लिख सकता हूँ या जो भी लिखना चाहूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने से एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अगर मैं यहाँ पर जो है वो लिखता हूँ प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, तो फिर यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख सकता हूँ। इसका आउटपुट क्या होगा अगर आप इसको रिफ्रेश करके देखें, तो ये है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और ये है इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। सही, डिफरेंस ये है कि ये डॉट्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है। सही है। फिर मज़ीद इसमें आपके पास इनपुट टाइप्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, इधर मैंने लिख दिया मेल, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फीमेल। नतीजा क्या होगा कि आपको आउटपुट में कुछ इस किस्म का आउटपुट नज़र आएगा, मेल एंड फीमेल के दो रेडियो बटन। लेकिन यहाँ ये जहन में रखें कि ये अभी दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका हमें एक्चुअली ग्रुप बनाना पड़ता है, और एक ग्रुप में अगर मल्टीपल रेडियो बटन होंगे तो एक ही सेलेक्ट होगा। तो ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप बनने का तरीका ये है HTML में कि आप उनका सेम नाम डिफाइन कर दें। अगर मैं लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू जैन एंड नेम इक्वल्स टू जैन, तो इससे ये हो गया जनाब कि ये एक ग्रुप बन गया, और अब इसमें से आप सिर्फ एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है वो मज़ीद हम जो है वो इनपुट टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। ये आप लिखना चाहें तो एक लाइन में लिख लें, तो मसला नहीं। नहीं, वो अलग अलग रेडियो बटन यूज़ करना पड़ेगा। ये अलग रेडियो बटन का पूरा सर्किल जो आएगा वो अलग अलग होगा। ठीक है। अच्छा, फिर मिसाल के तो अच्छा, रेडियो बटन क्या है कि मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक वैल्यू अगर यूज़र से सेलेक्ट करवानी हो तो रेडियो बटन यूज़ होता है, लेकिन बाज़ अगर मल्टीपल चॉइसेस में से मल्टीपल चीज़ें आप यूज़र से सेलेक्ट करवाना चाह रहे होते हैं, तो फिर आप रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं करवाते, फिर आप यूज़र से जो है वो चेक बॉक्सेस यूज़ करवाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे
जैसे आप यूज़र से उसके कोर्स से सिलेक्ट करवा रहे हैं कि वो कौन कौन से कोर्स में रजिस्टर होना चाह रहा है, तो आप फिर यूज़ करेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स। अब इसमें जैसे मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे जनाब वेब इंजीनियरिंग है, जैसे एक कोर्स है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कोर्स है, या मिसाल के तौर पे आप जो है वो एक कोर्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या आप एक कोर्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपने जो है वो कोर्सेज़ का नाम लिख दिए, 4 कोर्सेज़ का नाम लिख दिए, नतीजे में यहाँ 4 चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। उनमें से यूज़र चाहे तो एक सेलेक्ट करे, चाहे तो चारों सेलेक्ट करे, चाहे 3 सेलेक्ट करे, चाहे 2 सेलेक्ट करे। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर मज़ीद ये कि इनपुट टाइप्स और भी हैं हमारे पास, जैसे अच्छा अब जो मैं इनपुट टाइप्स आपको बताने जा रहा हूँ वो HTML5 के इनपुट टाइप्स है। HTML5 के इनपुट टाइप से होने से मुराद ये है कि कुछ ब्राउज़र्स पर ये नहीं चलेंगे, स्पेशली इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, अच्छा क्रोम और फायरफॉक्स के भी पुराने वर्जन्स पे ये नहीं चलेंगे। ठीक है, जैसे प्लीज़ सेलेक्ट एनी कलर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जब इसका आउटपुट देखेंगे तो ये है इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर। सही है, ठीक है। लेकिन अगर यही पेज मिसाल के तौर पे आप खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में, शायद चल जाए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चलेगा, बस ये जहन में रखिएगा। एज में भी नहीं, एज में भी नहीं चल रहा, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ ब्राउज़र्स पे चलेगा ये, कुछ पे नहीं चलेगा। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आप यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो पहले तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करने पड़ते थे, आप सिंपल लिख दें इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये आ गया इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट। ठीक है, आप यहाँ से मंथ और ईयर वगैरह चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हार्ड कोडेड भी लिख सकते हैं, ये रीसेट हो गया। ठीक है, आगे पीछे करने से काफ़ी सारे इसमें जो है वो ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यूज़ करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट, सिंपल। इसी तरीके से जनाब और भी कुछ ऑप्शन हैं, जैसे कि आप कोई डेट तो सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं लेकिन पूरा मंथ सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ पेजेस के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो मंथ सेलेक्ट होता है कि इस मंथ की सैलरी है या इस मंथ की सैलरी है, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, तो आप फिर जो है वो इनपुट टाइप मंथ लिख सकते हैं। अच्छा, मंथ में क्या होता है, मंथ में होता ये है कि कोई पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट नहीं होगी बल्कि पूरा मंथ सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखें, मैंने जैसे ये सिलेक्ट कर लिया तो ये जुलाई सिलेक्ट हो गया, या ये अगस्त सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये फैब सेलेक्ट हो गया, पूरा का पूरा महीना आप सिलेक्ट करवा। अच्छा, फिर ऐसे ही हमारे पास होता है वीक, इनपुट टाइप इक्वल्स टू वीक। वीक क्या है कि वीकली बेसिस पे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हो रहे हैं तो उसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आप वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये 27th वीक चल रहा है इस वक्त, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड कोई चीज़ें काम कर रहे हैं कि इस वीक में इतना काम होना था, इस वीक में इतना काम होना था, तो ये भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये जैसे 30th वीक साल का, ठीक है, या मिसाल के तौर पे आप जो है वो दिसंबर सेलेक्ट करें और दिसंबर का लास्ट वीक सेलेक्ट करें,
तो ये 52nd वीक आ गया आपके पास। साल में 52 वीक्स होते हैं, सही है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से जनाब और भी आपके पास इनपुट टाइप्स हैं, जैसे कि अब ये हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हर चीज़ जो है वो हर फॉर्म पे मौजूद हो, सिर्फ हम अंडरस्टैंड करने के लिए देख रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे प्लीज़ सेलेक्ट एनी रेंज। अब रेंज क्या है, आपने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज। रेंज करने से क्या होगा जनाब कि जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, ये रेंज है, ये 0 है, ये 1 है और ये इसके इन बिटवीन आ गया, ठीक है, सही है। तो बंद कर देता हूँ। अच्छा, मज़ीद आपके पास और भी बहुत सारे हैं, और कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे मैंने लिखा प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। अच्छा, इसका आउटपुट जो है वो आपको समझ में आएगा अगर आप जो है वो करेंगे ये कि यहाँ पे बना लें एक अदद इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और इसमें वैल्यू पे मैंने मिसाल के तौर पे लिख दिया रजिस्टर। अब फॉर्म का आउटपुट आएगा आपको कुछ इस किस्म का नज़र, ये रजिस्टर का, ये है इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट जो है अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और इस पर क्लिक कर दिया, और मज़े की बात ये है कि अगर मैंने इसको बाकायदा फॉर्म बनाया हुआ होगा, फॉर्म बनाया हुए से क्या मुराद है कि एक्चुअली ये इनपुट टाइप आप डायरेक्ट नहीं लिखते इस तरीके से, बल्कि इसको लिखते हैं इनसाइड ऑफ फॉर्म टैग। इसकी कोई आईडी होती है, और इसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है मेथड और एक होता है एक्शन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनसाइड ऑफ फॉर्म, क्योंकि सबमिट होता है फॉर्म। सब चीज़ें मैंने रख दी फॉर्म के टैग में। अभी मेथड क्या और एक्शन क्या उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब क्या होगा कि जब आप इस फॉर्म को रन करेंगे या सबमिट करेंगे, तो ये आपको बताएगा कि ये ईमेल एड्रेस आपने सही नहीं लिखा है, इसमें @ का साइन आना ज़रूरी है। फिर ये कि उसके आगे जो है वो कुछ और भी होना ज़रूरी है, मिसाल के तौर पे .com। अब ये वैलिड ईमेल एड्रेस है, तो अब ये फॉर्म सबमिट होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये काम कौन करता है? इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। तो फॉर्म सबमिट होते वक्त ये ईमेल को वैलिडेट कर देता है। नहीं, वो सिर्फ ये चेक करता है कि कोई स्ट्रिंग हो, @ का साइन हो, स्ट्रिंग हो और डॉट हो और एक स्ट्रिंग हो। पैटर्न स्ट्रिंग मैचिंग कर रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन वाला काम कर रहा है, तो इतना वो नहीं है। हाँ, उसके लिए आपको फिर जावा स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। क्या? वैलिडेशन जो है वो HTML का चेक करने का, HTML का काम नहीं है वैलिडेशन चेक करना। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, उसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो जब हम जावा स्क्रिप्ट पर आएंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि वैलिडेशन कैसे होती है। HTML में इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ, इसकी कुछ लिमिटेशंस कवर करती है CSS और कुछ इसकी लिमिटेशंस कवर करती है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअली कंप्लीट होता है, तो फिर एक क्लाइंट साइड पेज बनता है। हाँ, वो देखिए ना, आप 0 to 1 है, अब आप उसको अपने हिसाब से कुछ भी कर लें। मतलब जो भी वैल्यू आ रही है, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 to 100 हो गई। अगर आप उसको 1000 से करेंगे तो वो 0 to 1000 हो गई। ठीक है, 20 से करते हैं तो वो 0 to 20 हो गई। जो भी रिजल्ट आ रहा है इसके लिए नहीं, तो उसको आप जब एक्सेस करेंगे, अब ये भी सवाल है एक्सेस कैसे करेंगे।
तो ये देखिए कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज सिर्फ डेटा सेंड कर सकती है, रिसीव करने की कैपेबिलिटी सर्वर साइड में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेंड कर सकते हैं HTML के अंदर, रिसीव नहीं कर सकते। अच्छा मज़ीद कुछ टैग्स हैं जो यूज़ होते हैं इनपुट के लिए। जैसे ये सारे इनपुट हैं। अब जैसे मैं यूज़र से उसको कंट्री सिलेक्ट करवाना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट योर, क्या हो गया, सिलेक्ट योर कंट्री। अब कंट्री के लिए कोई इनपुट टाइप नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो और उस सारी कंट्रीज लिखूँ और उनमें से कोई एक रेडियो बटन सेलेक्ट करवाना चाह रहा हूँ मैं, तो मसला ये है कि 200 कंट्रीज लिखने में पूरा पेज ही रेडियो बटन से भर जाएगा। चेकबॉक्स में भी यही होगा और कंट्री एक ही सिलेक्ट होगी। अब मल्टीपल चॉइसेस में से मैं एक वैल्यू सेलेक्ट करवाना चाहता हूँ, तो फिर मैं इनपुट यूज़ नहीं करूँगा, फिर मैं यूज़ करूँगा सिलेक्ट। और सिलेक्ट में होता है ऑप्शंस, जैसे पाकिस्तान एक ऑप्शन हो गया, फिर मिसाल के तौर पे USA, और कोई आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया कनाडा, तो ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका आउटपुट आपको कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। अब इसमें यह है कि 50 भी होंगे तो इतना पेज पे जगह नहीं घेर रही है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे आप। फिर इसी तरीके से आप यूज़र से जो है वो फीडबैक लेना चाह रहे हैं। अब फीडबैक जो है उसके लिए आप सिलेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए एक अलग टैग होता है टेक्स्ट एरिया, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए। टेक्स्ट एरिया में मिसाल के तौर पे मैंने रॉज लिख दी जनाब 5 और कॉलम्स मैंने लिख दिए 40। 5 रॉज और कॉलम 40। कॉलम्स जो है वो विड्थ डिफाइन होती है इसकी, और रॉज क्या है देखें, ये 5 रॉज हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, ठीक है। और कॉलम से जो है वो इसकी विड्थ डिफाइन होती है। वैसे ये एडिटेबल होता है, आप इसको चाहें तो वैसे ही चेंज कर देते हैं वेब पेज के ऊपर, लेकिन इससे कम नहीं होगा, ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सही है। ये है एक अदद फॉर्म, और इस पर आप यूज़र से क्या ले रहे हैं, इनपुट ले, ठीक है। सही। और भी इनपुट टाइप्स हैं, टेलीफोन है और 2-3 हैं, वो देख लीजिएगा। वो आपको W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट है, उसमें W3C ऑर्गेनाइजेशन की है वो, जो रिकमेंडेशन देती है, तो उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि कौन से टैग्स मौजूद हैं, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, वो सारे आपको वहाँ से पता चल जाएंगे। अच्छा, अब फॉर्म के ऊपर वापस आ जाते हैं। ये ध्यान में रखें कि जब ये सबमिट होगा ना, तो ये फॉर्म पूरा सबमिट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक्शन में लिख दूँ home.html, तो ये फॉर्म सबमिट होकर चला कहाँ जाएगा, home.html पे। अगर मैं लिख दूँ google.com, http://www.google.com, तो ये google.com पे चला जाएगा। तो एक्शन में वो आप URL लिखते हैं जिस URL पे आप ये फॉर्म सबमिट करवाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि ये जो डेटा सबमिट होता है, इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। और ये है तरीक़ेकार के किस तरीक़ेकार से आपने जमा कराना है या सबमिट कराना है अपने फॉर्म को। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट, तो अब फॉर्म सबमिट कैसे होगा, बाय यूजिंग गेट मेथड। सही है। तो जनाब फॉर्म सबमिट करते हैं। फॉर्म मौजूद है, मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, देखें कहाँ आ गया, मैं home.html पे आ गया। फॉर्म सबमिट हुआ है, इस पे डेटा आया, लेकिन क्या डेटा आया, कैसे आया। देखिए हमेशा ध्यान में रखें, जब पेज के ऊपर आपको इस तरह क्वेश्चन मार्क नज़र आता है ना URL के बाद, तो इसका मतलब गेट के थ्रू कुछ डेटा आया।
अच्छा क्या आया है, यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए कि ये जो फॉर्म था, इस फॉर्म में हमने जो हमारे इनपुट टाइप थे उनका कोई नाम डिफाइन नहीं किया। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, मैं लिखूंगा इनपुट, इसका नेम डिफाइन कर दिया मैंने कह दिया txt नेम, सही है। और पासवर्ड में मैंने कह दिया नेम इक्वल्स टू पासवर्ड। अब इसको कहते हैं txt पासवर्ड। अब इसको जब आप रन करेंगे, और मिसाल के तौर पे आपने यहाँ लिखा है इसरार और यहाँ लिखा है ABCD और रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, तो देखें यहाँ क्या पास हो रहा है, txt नेम इक्वल्स टू इसरार एंड txt पासवर्ड इक्वल्स टू ABCD। डेटा पास हो रहा है। अच्छा, रेडियो बटन सेलेक्ट करता हूँ या चेकबॉक्स सेलेक्ट करता हूँ तो वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा, वो पास नहीं हो रहा। यहाँ लिखा हुआ है जेन इक्वल्स टू ऑन। अच्छा ये क्यों है, ये इसलिए कि ये जो रेडियो बटन है इनकी आपको वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू लिखेंगे आप m और इसकी वैल्यू आप लिखेंगे f। कुछ भी लिख सकते हैं आप, पूरा मेल फीमेल लिख दें या कोई और लिख दें। इसी तरह इनकी सारी वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो अब इससे क्या होगा कि जब आप रन करेंगे जनाब इसे, और मिसाल के तौर पे आपने ये इस तरीके से मेल सेलेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है जेन इक्वल्स टू m, यानी कि मेल। अब आप चेक लगा सकते हैं कि जेन इक्वल्स टू m इसका मतलब है यूज़र ने मेल सेलेक्ट किया। इसी तरीके से आप बाकी नीचे सारे जो कंट्रोल हैं उनके आप नेम डिफाइन करते रहें, वैल्यू उधर आगे पास होती रहेगी दूसरे पेज पे। अच्छा ये जो हो रहा होगा, ये हो रहा होगा बाय यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग। ये कहलाती है क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग से मुराद कि सारा डेटा आप उठा के यूआरएल के अंदर एम्बेड कर देते हैं और भेज देते हैं। ये सिक्योर नहीं होता ये, ठीक है। इसकी सिक्योर अगर करना है तो इंक्रिप्शन करना पड़ता है, और वो भी ऐसे तरीके इसकी इंक्रिप्शन जो कि पॉपुलर ना हो। अगर मोस्ट कॉमन इंक्रिप्शन यूज़ कर ली तो वो तो कोई भी डिक्रिप्ट कर देगा, तो ये सिक्योर नहीं होता। फिर इसको फ़ायदा क्या होता है, तो फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत लाइट वेट होता है। अच्छा इसके मुकाबले में हमारे पास पोस्ट भी है तरीक़ेकार। पोस्ट क्या है कि आप सिंपली ऊपर जाके लिख दें पोस्ट। अच्छा पोस्ट से क्या होता है कि जब आप इसको रन करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पर और रजिस्टर किया, तो आप चले तो गए home.html पे, लेकिन ये ध्यान में रखें कि उसमें अब जो है वो डेटा क्यूरी स्ट्रिंग से पास नहीं होगा। जब आप पोस्ट यूज़ करेंगे तो डेटा क्यूरी स्ट्रिंग से पास नहीं होगा। तो अब दोनों को, गेट को और पोस्ट को ना कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो गेट जो होता है जनाब, वो आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब सिक्योरिटी का इतना इशू होता नहीं है आपके पास। अच्छा गेट और पोस्ट का डिफरेंस समझने के लिए ना आप एक एग्जाम्पल समझ लें। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से जाना है सदर, ठीक है, आप सब लोगों ने जाना है। अब उसके तरीक़ेकार क्या क्या हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सब लोग यहाँ से बाइक्स पे जाएं, पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 3-4 हम कार बुक करवा लें और हर कार में 3-4-5 लोग बैठे और चले जाएं। मिसाल के तौर पे एक कार में 5 लोग बैठते हैं तो चले, 20 अफराद हैं तो 4 कार में चले गए। तीसरा तरीका ये है कि एक ट्रक लें और उसमें सबको बिठा दें, एक बस लें और सबको बिठा के वो बस भेज दें। तीनों तरीके हो गए। तो यानी 3 तरीके हैं। एक तो अगर 20 अफराद हैं तो 20 बाइक्स हो गई, या 4 कार हो गई, या एक बस हो गई। अच्छा आपसे अगर मैं पूछूं कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली तरीका कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? हैं?
बाइक्स वाला, कार वाला, बस वाला, क्या हो गया भाई बताओ? सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है? जब 20 बाइक्स आएंगी तो वो जाहिर है खर्चा ज़्यादा हो जाएगा ओवरऑल, लेकिन जाहिर है बस होने के लिए बस को खरीदना पड़ेगा। चलो अच्छा, इसको आप थोड़ा सा घुमा के अब देखें, सब अफराद यहाँ से बाइक में जाएं या सब अफराद यहाँ पे अपनी अपनी कार में जाएं? ठीक है, अगर हर शख्स अपनी अपनी कार में जाएगा तो ज़्यादा खर्चा होगा ना एज कम्पेयर टू बाइक्स। तो ये ध्यान में रखें कि जब भी कोई वेरिएबल होता है जो बनता है तो उसके लिए मेमोरी में एक जगह एलोकेट हो जाती है। मिसाल के तौर पे 4 बाइट का वेरिएबल है, अब आपने उसमें स्टोर कर दिया 1, लेकिन उसमें जगह कितनी लेनी है? गाड़ी में बैठ सकते हैं 5, लेकिन बैठा एक ही बंदा है, उसने फ्यूल उतना ही खर्च करना है, चाहे एक बैठा हो चाहे 5 बैठे हो। ऐसा ही है ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा लेकिन होगा क्या? अब बस में एक बैठा हो या सब पूरी बस भरी हो, ऑलमोस्ट उतना ही फ्यूल खर्च होगा। तो ये जो गेट वाला तरीक़ेकार है ना, इसमें आप समझें कि तमाम चीज़ों को एक ही वेरिएबल में ठूस ठूस के भर दिया जाता है। ठीक है, तो ना मेमोरी ज़्यादा लेता ही है ना इसकी कॉस्ट ज़्यादा। ठीक है, अच्छा पोस्ट में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ होता है। अच्छा, ये जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये डिस्कशन करने में मैं आपको ये बता दूँ एक चीज़ कि ये जो बहस मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, खैर कि ये बहस बहुत पुराने ज़माने की है। मतलब ये कि आजकल के दौर में मेमोरी इतना बड़ा इशू नहीं है कि ज़्यादा मेमोरी, ये पुराने ज़माने का इशू है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 1997 में मेरे बड़े भाई ने लिया था पेंटियम 4 कंप्यूटर, काफ़ी महंगा था उस ज़माने में, और फिर हमने उसमें जावा इंस्टॉल करी थी, जावा लैंग्वेज। 97 का मतलब है आज से तकरीबन 19-20 साल पहले। तो जनाबे वाला जावा इंस्टॉल करते हुए एक मसला हुआ था। मसला ये हुआ था कि उस सिस्टम में रैम थी 8 MB। कितनी थी? 8 MB। और जावा की रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम रैम होनी चाहिए 16 MB। सही है? तो बड़ा खर्चा करके बीसियाँ डाल के हमने 16 MB रैम करवाई थी। समझ में आ रही मेरी बात? वो सिस्टम भी काफ़ी महंगा था, काफ़ी महंगा सिस्टम था। मतलब वो इतना सिस्टम महंगा था कि मैं, चलें छोड़ो, मैं सीना चौड़ा करके चला करता था यूनिवर्सिटी में कि मेरे पास बहुत पेंटियम 4 है मेरे पास। तो बताने का मकसद क्या है मेरा? आपको बताने का मकसद ये है कि उस ज़माने में ये बड़ा मसला था कि कौन सी चीज़ कितनी जगह ले रही है। मेमोरी बहुत कम थी हमारे पास। आप सोच सकते हैं 8 MB रैम कंप्यूटर की, आज एक मोबाइल के अंदर भी आपको पता है कितनी रैम होती है। आप लेते नहीं हैं जिसके अंदर इतनी रैम होती है कि चलेगा क्या, ये तो कॉन्टैक्ट से नहीं खोल सकेगा मेरे, लेकिन उस वक्त कंप्यूटर की रैम थी इतनी। तो उस ज़माने में बड़े मसले थे। आजकल मेमोरी का मसला नहीं है, आजकल दूसरा मसला, आज का मसला है सिक्योरिटी। आज का मसला है जी सिक्योरिटी। डेटा सेव होना चाहिए, मेमोरी जितनी चाहे ले लो। इसलिए आप देखते हैं कि पुराने जो प्रोग्रामर्स थे ना, वो बड़े इस चीज़ पे फोकस करते थे कि कोडिंग में जो है वो डेटा जो है वो कोई रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कम से कम जगह ले, ये करे वो करे। आजकल इतना मसला नहीं होता, एक चीज़ 4 दफ़ा बना लो। प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। इस सेंस में हम देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस सेंस में तो आज भी ज़रूरत है। लेकिन ऐसे हमारा इतना मसला नहीं है कि हमारा सिस्टम अटक जाएगा या यूज़र को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मसला नहीं रहा। तो ये चीज़ें तो बहुत पुरानी है। HTML तो यूँ समझ लें ये 80s के ज़माने की है। उस ज़माने में इसमें ये टैग्स होते थे।
ठीक है, तो लिहाजा आज के दौर में मसला है सिक्योरिटी का, तो पोस्ट ज़्यादातर लोग यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब चला तो गया डेटा, वहाँ से जब आप गेट करेंगे, रिसीव करना वो सर्वर साइड का काम है, तो वो गेट के थ्रू होता है तो गेट के तरीके से गेट करते हैं, पोस्ट होता है तो पोस्ट के थ्रू करते हैं। एक और भी होता है पुट के नाम से, ये अपलोड और डाउनलोड में यूज होता है। सही, तो ये 3 तरीक़ेकार है हमारे पास, गेट और पोस्ट। तो आप गेट यूज़ कर लें या पोस्ट यूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका डेटा इतना कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिक्योर वाला नहीं है, ऐसी सिंपल डेटा है, आपस में खुद ही इंटरचेंज कर रहे हैं बिटवीन वेबसाइट, तो गेट यूज़ कर लें जो आपको आसानी हो। ठीक है, गेट में टेस्टिंग करना भी आसान होती है, यानी होम पेज पे जाके मैं ऊपर ही चेंज करके जो है वो रिस्पॉन्स चेक कर रहा होता हूँ। पोस्ट में मुझे पूरा साइकिल चलाना पड़ेगा, पहले पेज पे आऊँगा, फिर वहाँ से पोस्ट करूँगा, फिर वो दूसरे पेज पे आएगा। अच्छा, कहाँ चला गया मैं, कहाँ बता रहा था आपको मैं, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे HTML फॉर्म्स, और उसके अंदर जो है वो हम फॉर्म का टैग एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अब आप ये समझें, मिसाल के तौर पे गूगल का पेज है, तो गूगल के पेज पे जो आपको टेक्स्ट बॉक्स और बटन नज़र आ रहा है वो सिंपल एक फॉर्म है, और जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लेके डेटाबेस पे चले जाता है और वहाँ क्यूरी करके उससे रिलेटेड लिंक ले आता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है इसके अंदर?